ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेविटेशन अर्थात गुरुत्वाकर्षण के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ग्रेविटेशन दो शब्दों का योग है, ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन यानी गुरुत्व प्लस आकर्षण। अर्थात पहली चीज तो हमको ये ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशन एक आकर्षण बल है, ये रिपल्सन कभी नहीं होगा, ये सदैव आकर्षण बल होगा। इसीलिए इसको गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन फोर्स भी कहा जाता है, जो कि न्यूटन के द्वारा बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में जाना जाएगा और जिसे हमको पढ़ना है। न्यूटन के समक्ष जो भी घटनाएं हुई, पहला तो बगीचे में बैठना, वहां सेब का उनके ऊपर गिरना, दूसरी चीजें किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह मैक्सिमम हाइट तक जाता है, फिर वो स्पीड डिके करके नीचे ग्राउंड की ओर गिरता है। दूसरा, अगर हम रस्सी में किसी बॉल को बांध करके अगर उसको नचाएं सर्कुलर पाथ पे, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिवेट होता है जो सर्कुलर मोशन में उसको गति करने के लिए बाध्य करता है। तो अगर यह रस्सी हम छोड़ देते हैं तो ये सीधी दिशा में गतिमान हो जाता है, अर्थात वो अलोंग टेंजेंट फ्रीली फ्लाई कर जाता है। बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी we can perceive that the motion of moon around the earth is due to centripetal force provided by force of attraction of the earth and on the moon। अर्थात इसी अपकेंद्री बल के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है वह सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अपकेंद्री बल के आधार पर ही चक्कर लगा रहा है। इन्हीं सब प्रेक्षणों को आधार बनाकर न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि न केवल पृथ्वी सेब को अट्रैक्ट कर रही है, मून को अट्रैक्ट कर रही, बल्कि अन्य भी जैसे सन के चारों ओर जो सभी प्लैनेट हैं यह भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस इज द मूल थिंग, दिस इज द बेसिक थिंग, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। दिस force of attraction is called gravitational force and this phenomenon is called gravitation। यह समझने की बात है कि अगर यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, और दिस फेनोमेना इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यही हमारा गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। तो न्यूटन ने इसके लिए जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है उसके बारे में हम देखते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। क्या? एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट करता है एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स। किसके साथ? विथ अ फोर्स, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। वो फोर्स अट्रैक्शन का होता है दैट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज along the line joining the centers of two objects। तो हम देखते ये हैं
कि दो ऑब्जेक्ट अगर m1 और m2 हैं जिनके मास m1 m2, मान लीजिए ऑब्जेक्ट A और B है और मास जो है m1 और m2 है और उनके सेंटर के बीच की दूरी r है, यहां से यहां तक की दूरी r है, स्मॉल r। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी F जो होगा F प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। क्या होगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू m2 के। और सेकंड क्या कहता है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ये देखिए, जो सेंटर है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ये ध्यान देखिए कि यहां का सेंटर, ये r जो है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर और इस ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को r लिया गया है। नाउ कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट F proportional to m1 m2 upon r square, that is equal to g m1 m2 upon r square, where g is constant, अर्थात g अनुपातिक गुणांक है, is called universal gravitational constant। और यही जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हिंदी में इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल जी। दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या कहलाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये सीधे सीधे देखा जा सकता है कि अगर m1 m2 लार्ज है तो हमारा फोर्स लार्ज होगा। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हायर बॉडी इज लार्जर देन बिटवीन लाइटर बॉडीज। अगर मास हल्के हैं तो फोर्स कम होगा, मास अधिक है तो फोर्स ज्यादा होगा। दूसरा देखिए, अगर इनके बीच का डिस्टेंस डबल होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अट्रैक्शन का वो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, और यदि हाफ हो जाता है यानी आधा हो जाता है यानी कम हो जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम्स 4 टाइम्स, यानी कि आधा होने पर ये क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि 1/4 यहां आएगा, 1/4 4 ऊपर जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा? 4th गुना। और ये यूनिवर्सल लॉ इसलिए कहा जाता है न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच ये लागू होता है, इसलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका नाम पड़ा। अब फार्मूले से हम देखते हैं कैपिटल जी बराबर F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू, अगर हम m1 m2 को 1 kg लें और ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस को हम 1 मीटर लेते हैं तो कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैपिटल F के हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल टू हो जाएगा, और जिसका मान 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर स्वीकार किया गया है। अर्थात कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो पहला क्या है? The gravitational force of attraction of Earth is responsible for binding all terrestrial objects on the Earth। पहली चीज, जो भी चीजें जो अर्थ के चारों ओर बधी हुई हैं, अर्थ पर जो जीवन पाया जा रहा है वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही
पाया जा रहा है, नहीं तो यहां जीवन ही ना होता। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फियर अराउंड द अर्थ, इसी के कारण वायुमंडल भी है, इसी फोर्स के कारण रेनफॉल है, स्नोफॉल ऑन अर्थ है। चौथा क्या है? फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स है। पांचवा क्या है? मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ है। छठा छठा है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सातवां टाइड्स फॉर्म बाय राइजिंग एंड फॉलिंग इन ओशंस। आठवां क्या है? प्रेडिक्शन अबाउट सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। तो ये हमारे 8 इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है? लाइफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। एटमॉस्फियर पृथ्वी के चारों ओर है। रेनफॉल पृथ्वी पर स्थिति से होता है। रिवर में जो वाटर है फ्लो इसी के कारण है। मून सैटेलाइट है अर्थ का, इसी फोर्स के कारण है। और सभी प्लैनेट जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब हम कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, जब हल्के और भारी ऑब्जेक्ट्स लिए जाएं तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स का परिणाम क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करते हैं। अब जैसे 2 बॉडीज लेते हैं, मास 1 kg ईच का है, डिस्टेंस 1 मीटर है, अर्थात m1 और m2 हमारा 1 kg हो जाएगा। और उनके बीच की दूरी अगर r 1 मीटर है तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे g के बराबर हो जाएगा, जिसका मान होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन के हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? 1 किलोवाट 1 किलोग्राम का अगर हम वेट लेते हैं मास का m1 का, और किसके सापेक्ष? पृथ्वी के सापेक्ष, अर्थात हमारा m1 हो जाएगा 1 किलो और m2 पृथ्वी का वेट हो जाएगा, यानी 6 इंटू 10⁻24 kg अगर है, और पृथ्वी की जो रेडियस है वो उनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो चूंकि हम जानते हैं रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर, तो इसको अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 6.4 गुणे 10⁻6 मीटर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए r 6400 किलोमीटर, मीटर में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यफ हमारा क्या हो जाएगा? यफ बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू पुटअप कर देंगे, अगर हम वैल्यू पुटअप करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 9.8 न्यूटन की। क्या आ जाएगा? 9.8 न्यूटन की। थर्ड कंडीशन क्या है? व्हेन बोथ बॉडीज आर हैवी, जिसमें हम अर्थ को ले लेते हैं और मून को ले लेते हैं, चंद्रमा और पृथ्वी को ले लेते हैं। तो मून का मास हो गया 7.4 गुणे 10⁻22 और अर्थ का हो गया 6 इंटू 10⁻24, डिस्टेंस हो गया 3 इंटू 84 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻8। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, बाकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। इसको हल करके आप लोग देखिएगा। अब अगर तीनों कंडीशनों की तुलना करें तो पहले में हमारा फोर्स जो आया था वो कैपिटल G के बराबर था, यानी 6.67 10⁻11। चूंकि ये -11 इसलिए वीक था। दूसरे कंडीशन में क्या आया था? इसमें हमने m1 और m2 दोनों इक्वल लिया था, 1 kg लिया था और डिस्टेंस 1 मीटर लिया था।
सेकेंड कंडीशन में हमने क्या किया था कि मास 1 kg m1 का था और दूसरा m2 जो था वो हमने अर्थ को लिया था जिसका मास ज्यादा था। तो ऐसे कंडीशन में आपका आया था 9.8 न्यूटन। और थर्ड कंडीशन में क्या है कि हमने दोनों का मास ज्यादा लिया है, यानी m1 आपका अर्थ है और m2 आपका मून है और डिस्टेंस भी है, तो इसका जो फोर्स आया है 2 इंटू 0 1 की पावर इंटू 10 की पावर 20। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फोर्स काफी लार्ज है इन दोनों की तुलना में। और जो यही लार्ज फोर्स आता है, यही रीजन है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। इसी के कारण उसे सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्राप्त होता है, इसी के कारण वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। अब ग्रेविटेशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान किंतु विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। इक्वल एंड अपोजिट देयर शुड बी अ फोर्स। लेकिन सच्चाई यह है कि पृथ्वी और सेब के बारे में यह कंडीशंस क्यों नहीं लागू हुई, यह क्यों नहीं दिखाई देता? तो इसके जवाब में उत्तर यह है कि बट मास ऑफ अर्थ इज टू लार्ज। क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है, उसका मास बहुत अधिक है कंपेयर टू द मास ऑफ एप्पल। एप्पल उसकी तुलना में बहुत छोटा है। देयरफॉर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द अर्थ इज टू स्मॉल टू बी सीन। तो जो हमको सेब के द्वारा जो फोर्स लगता है वह नहीं दिखाई देता। दैट इज वाई द अर्थ इज नॉट सीन राइजिंग टूवर्ड्स द एप्पल। तो वो चूंकि पृथ्वी की तुलना में से मास बहुत छोटा है और इसलिए वो फोर्स हमको नहीं दिखाई देता है, जबकि पृथ्वी का चूंकि ज्यादा है इसलिए सेब पृथ्वी की पर गिरना हमको दिखाई देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ ऑन इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये काफी लार्ज है, इसलिए ये हमको दिखाई देता है और महसूस होता है।